वेलकम टू डीआरएस करियर क्लासेस। तो वेलकम टू डीआरएस करियर क्लासेस। तो इसमें हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कोण को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये जो है इंग्लिश में नाम है क्रांति कोण का, और ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रांति कोण क्या है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, कंडीशन यही होना चाहिए इसमें कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, सघन से विरल। मतलब ये है कि पहला माध्यम इसमें सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। तो जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, फिर अपने अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब से दूर हटता है। तो अगर आपतन कोण का मान यहाँ पर अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है, ये जो कोण बनाता है अभिलंब के साथ, वो आपतन कोण आई होता है। और जो अभिलंब अपवर्तित किरण के साथ कोण बनाता है वो आपका अपवर्तन कोण होता है। कोण आई आपतन कोण है और कोण आई अपवर्तन कोण है। तो ये जब सघन से माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश चलता है तो अपने अभिलंब से दूर हटता है। तो जब ये आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखिए आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे जैसे तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा आपतन कोण आ जाता है, एक ऐसा विशेष आपतन कोण आ जाता है कि जिस आपतन कोण पर ये जो अपवर्तन कोण का मान है ये 90 अंश अर्थात समकोण हो जाता है। तब हम लोग उसी विशेष आपतन कोण पर जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसी विशेष आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण जो है इसका मीनिंग है क्रिटिकल एंगल। कैपिटल सी इसका पहला लेटर है तो इसीलिए कैपिटल सी से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। और जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। किसी विशेष आपतन कोण पर जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तब उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जिस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसी विशेष आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें शर्त क्या होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है तभी वह अपने अभिलंब से दूर हटता है। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उसी आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें पहला माध्यम आपका यहाँ पर ले सकते हैं सघन। अब सघन में मान लीजिए कांच है और विरल में माध्यम में मान लीजिए वायु है। तो एक इसमें संबंध है क्रांतिक कोण सी और अपवर्तनांक एन में संबंध। एक फार्मूला है जिसके माध्यम से सवाल बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो इसमें क्या है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला माध्यम कांच है और आपका दूसरा माध्यम, पहला माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम वायु है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको पढ़ते कैसे हैं, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। या तो एक और भी तरीका है, या तो वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो इसे ऐसे पढ़ते हैं कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। जबकि यहाँ पर साइन आई जो है, आई की जगह आपतन कोण जो है वो सी हो गया, क्रांति कोण के बराबर। कब हुआ, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। तो यहाँ पर चूंकि आई बराबर सी है जब हुआ,
तो यहाँ आर का मान कितना हो गया 90 अंश। तो यहाँ पर यही आई और आर का मान इसमें रखने पर ये जो मान है आई का और आर का इसमें रखते हैं जब, तो क्या आता है कि GNA बराबर साइन आई की जगह C हो गया, आर की जगह 90 अंश हो गया। अब साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब काश 0 अंश का मान भी कितना होता है 1 होता है। और काश 90 अंश का मान 0 होता है। यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ साइन 90 अंश का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से भाग देंगे साइन सी में, तो साइन सी ही आएगा। अब ये GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आया यहाँ पर साइन सी, जो कि यहाँ पर क्रांति कोण है सी। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं GNA बराबर 1/ANG भी होता है। जैसे इसे अगर लिखना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, बदलने का। तो यहाँ पर GNA है तो उसको हम 1/ANG भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर GNA की जगह 1/ANG लिखेंगे जब, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये 1/sin C हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका ANG। जैसे यहाँ देख लीजिए क्या है GNA है तो इसको वहाँ पर GNA को 1/ANG लिखेंगे, 1/ANG लिखेंगे बराबर क्या है साइन C है, साइन C है। अब साइन C क्या करेंगे इसके नीचे 1 होता है और दोनों को पलट देंगे तो 1 ऊपर जाएगा साइन C नीचे आएगा, ANG ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, ANG ऊपर चला गया और ये जो 1 है ऊपर गया साइन C नीचे हो गया। ये आपका फार्मूला है। इसके माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं और ये जो है अपवर्तनांक और आपका क्रांति कोण में संबंध है। तो इस पर सवाल आपका आता है, क्रांति कोण दिया रहता है तो अपवर्तनांक पूछ लेता है और अपवर्तनांक दिया रहेगा तो क्रांति कोण पूछ देता है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं जिनके अपवर्तनांक और क्रांति कोण उनका कितना होता है। ये जो है लिस्ट इसका लिखा गया है कि कौन से पदार्थ हैं, उनका अपवर्तनांक क्या होता है, उनका क्रांति कोण कितना होता है। तो ये जो है पानी का जैसे अगर देखा जाए 1.33 है अपवर्तनांक और इसका क्रांति कोण कितना है 48.75 डिग्री। और क्राउन कांच का कितना है, क्राउन कांच का अगर देखें तो 1.52 है और इसका क्रांति कोण कितना है 41.414 डिग्री सेल्सियस। डिग्री केवल यहाँ पर ये कोण है तो डिग्री होता है। और फ्रेम्ड कांच का देखें तो अपवर्तनांक 1.67 और ये जो है क्रांति कोण 37.31। ऐसे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और यहाँ पर 24.41 जो कि लगभग ये सिंबल आपका लगभग है तो लगभग 24 डिग्री के बराबर 24 अंश। तो यहाँ पर ये जो डिग्री है डिग्री को ही अंश कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, डिग्री को ही अंश कहते हैं। यहाँ पर जो कोण दिखाते हैं अंश में दिखाते हैं। और साधारण कांच जो है इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है जो कि इसका क्रांति कोण कितना होता है 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए कांच है, कांच से वायु में प्रकाश जा रहा है तो ये जो आपतन कोण है आई, इसका मान अगर बढ़ाते जाते हैं, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कुछ होगा 50 डिग्री, मान लीजिए 50 अंश होगा। लेकिन जब इसको हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर कांच है ना तो कांच का 42 होता है, इसको 30 कर दिए बढ़ाकर तो यहाँ पर मान लीजिए हो गया 70 हो गया, फिर इसको यहाँ 40 कर दिए, या यहाँ पर क्रांति कोण जब हुआ है यहाँ पर आई जब सी हुआ तो यहाँ 90 अंश का बना। इसका मतलब है कि ये जो इसका क्रांति कोण है कांच और वायु में जब कांच से प्रकाश वायु में जाता है इसका जो क्रांति कोण है 42 डिग्री है, 42 अंश है। इसीलिए यहाँ पर क्रांति कोण जब 42 अंश हुआ तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो अपवर्तन कोण का मान है 90 अंश हो गया। तो ये जो है इस कांच के लिए जो है 42 अंश होता है और जो है पानी के लिए 48.75 होता है। तो इसके द्वारा जो है हम लोग अपवर्तनांक के माध्यम से
और जो घटनाएं घटित होती हैं अपवर्तन की, यहाँ पर आगे जो पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें आपका क्रांति कोण का रोल है कि क्रांति कोण के ही द्वारा आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो अर्थ है, उसका जो दैनिक जीवन में प्रयोग है और उसका जो डिफिनीशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रांति कोण इसमें हम लोग अध्ययन कर लिए और आपका क्रांति कोण C और अपवर्तनांक n में संबंध फार्मूला स्थापित कर लिए कि कैसे फार्मूला आया, और यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं और उनके जो है अपवर्तनांक और उनके क्रांति कोण के बारे में अध्ययन कर लिए। तो ये जो है पहले जो है क्रांति कोण के बारे में अध्ययन किया गया, फिर सूत्र अध्ययन किया गया, फिर पदार्थ के बारे में और उनके क्रांति कोण के बारे में। क्रांति कोण, जो क्रांति कोण हम लोग अध्ययन किए हैं, तो क्रांति कोण का जो रोल है, उसका जो भूमिका है, वो हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है प्रकाश का, इसमें क्रांति कोण का आपका रोल दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसे अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब पूर्ण, इंटरनल का मतलब आंतरिक, और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। शॉर्टकट में TIR सिंबल के रूप में यूज करते हैं, शॉर्टकट में TIR कहते हैं। तो TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एक प्रकार की प्रकाश की घटना है। ये क्या है? एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रकाश की एक घटना है। अब ये कैसी घटना है, कैसे घटित होता है? तो इसमें क्या है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती है, और जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो उस स्थिति में जो आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण के बराबर हो जाता है। लेकिन जब इसका मान, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 न होकर 90 से ज़्यादा हो जाता है। और संपूर्ण प्रकाश, जितने प्रकाश आते हैं जो पहले विरल माध्यम में जा रहे थे, वो सभी प्रकाश अब विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाते हैं, और ये जो है इसी अंतरा पृष्ठ से ही टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। अर्थात सघन माध्यम से ही आते हैं और सघन माध्यम में ही परावर्तन होने के बाद उसी माध्यम में लौट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर नाम पड़ा है पूर्ण, मतलब पूरी तरह से जो प्रकाश की किरणें हैं वो पूरी तरह से आंतरिक, मतलब यहाँ पर जो सघन और विरल माध्यम से यहाँ कांच है, वायु है, दोनों को अलग करने वाला जो अंतरा पृष्ठ है, वही जो आंतरिक पृष्ठ है जो दोनों को अलग करता है, उसी पृष्ठ से क्या हुआ? परावर्तन। इसी पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश परावर्तित हुआ और संपूर्ण प्रकाश और पूरा प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। ये कब होता है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, तब ये घटना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका डिफिनीशन क्या होगा, कि डिफिनीशन कैसे हम लोग बताएंगे कि ये कोई अगर मान लीजिए प्रश्न आया या कोई पूछा कि ये बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि यह एक प्रकाश की घटना है और इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब से दूर हटता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तब संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये जो है इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर कुछ प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हीरे का चमकना, जैसे हीरा चमकता है तो क्यों चमकता है, ये इसी घटना के कारण। और एक यहाँ पर बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस बिंदु पर होता है, वह बिंदु
सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चमकता है। तो जैसे रेगिस्तान में मरीचिका होता है तो वहाँ पर पानी नहीं रहता है, लेकिन बालू रहता है, लेकिन वहाँ पर हमें कहीं कहीं जगह पानी दिखता है। तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होता है, जिसके कारण वहाँ पर प्रकाश पूरी तरह से सघन माध्यम में ही लौटता है और वहाँ पर चमक हमें जो है उत्पन्न होता है, जिससे हमें पानी का भ्रम होता है। और हीरे का चमकना भी इसी में उदाहरण आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में ही आता है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है इसके लिए क्या आवश्यक शर्त है, इसके लिए कंडीशन क्या है, कि कौन से कंडीशन होना चाहिए, कि कौन सा कंडीशन रहना चाहिए जो कि इसके लिए अनिवार्य है। तो आप बताएंगे कि इसके लिए 3 चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। पहला कि आपका आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, और जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान सदैव क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। और जो अपवर्तन कोण का मान है तब 90 अंश से ज़्यादा ही होगा, जब क्रांति कोण पर ही 90 अंश का कोण बनता है। तो जैसे ही क्रांति कोण से आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा तो अपवर्तन कोण का मान 90 से ज़्यादा हो जाता है। और ये दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश को सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम। जैसे यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश जाएगा तभी यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन घटना होते होते एक स्थिति यह बनेगा, एक स्थिति तो यहाँ क्रांति कोण का बनता है जब 90 अंश बनता है, लेकिन जब वही क्रांति कोण के बाद उसी के बाद जब यहाँ पर आपतन कोण का मान थोड़ा सा ज़्यादा झुकाते हैं, बढ़ाते हैं मान, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होता है। तो यहाँ प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और आपका तीसरा जो कंडीशन है कि संपूर्ण प्रकाश, जो पूरा टोटल जितना लाइट है, जो संपूर्ण प्रकाश, जितने भी प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहे हैं, ये सभी प्रकाश जो है परावर्तित होकर कहाँ जाने चाहिए, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाना चाहिए, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाना चाहिए। जितना प्रकाश है वो अगर आपतित हो रहा है तो अगर वो सघन माध्यम से यहाँ पर आता है प्रकाश किरण, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब हम लोग ये तीसरा कंडीशन माना जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये घटनाएं घटित होता है। तो यहाँ पर ये चित्र ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम लोग जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जो कि इसकी घटना कैसे हुआ और इसकी जो है यहाँ पर क्या शर्तें थी। ये 3 शर्तों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर डेफिनेशन अगर देना होगा तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब से दूर हटता है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तब संपूर्ण प्रकाश आंतरिक पृष्ठ से टकराकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट में TIR यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका पूर्ण होता है।